गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और इस चैनल पर हमारी हरियाणा के एक प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज की आज हमारा 9th पेपर है। 8 पेपर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है, जाइए और ज़रूर देखिए। आज जो हम पेपर करने वाले हैं फ्रेंड्स वो है एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019, कैटेगरी नंबर 13, लोअर डिविजनल क्लर्क फील्ड कैडर का था। दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के ये एग्ज़ाम हुए थे और दोस्तों ये मॉर्निंग सेशन था। कैटेगरी नंबर 13 का आफ्टरनून सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये वाला एग्ज़ाम 29 फरवरी 2020 को हुआ था। मीनिंग बिल्कुल रिसेंटली क्वेश्चन है, हरियाणा के जो कोरोना स्टार्ट होने से जस्ट पहले हुए थे। और इस पेपर का हम ओरिजिनल पेपर के थ्रू ऑफिशियल जो आंसर की है उस पर बेस्ड कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर का, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो दोस्तों हमें शब्द दिया है अरण्य। अरण्य क्या होता है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी रात्रि और ऑप्शन डी है महल। तो अरण्य, जंगल, वन ये सारे के सारे पर्यायवाची होते हैं। वनों की अधिकता, जहाँ वन होंगे पेड़ होंगे, अरण्य जंगल वन ये सारे के सारे क्या होते हैं फ्रेंड्स? सिनोनियम या पर्यायवाची होते हैं। तो अरण्य का जो पर्यायवाची होगा वो होगा ऑप्शन ए वन। ना ही तो स्त्री हो सकता है, ना रात्रि हो सकता हो, ना ही महल हो सकता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमसे पर्यायवाची ही पूछा है और हमें शब्द दिया है औचक। औचक अर्थात अचानक, वो अचानक या फिर कहते हैं सहसा आ जाना। ऑप्शन देखिए हमें क्या दिए हैं, सुकल, स्तूप, सहसा या कर्मिक। तो दोस्तों औचक का सभी को पता है, बहुत बार वर्ड सुना होगा। औचक निरीक्षण करना अर्थात बिल्कुल अचानक से आ जाना, विदाउट एनी प्रियोर इन्फॉर्मेशन। आप किसी का सोच भी नहीं सकते। जैसे आपको कोई अपना दोस्त अचानक से रास्ते में चलता हुआ मिल जाए तो आप कहते हैं ये औचक मुलाकात ही थी। तो औचक होता है बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अचानक से किसी काम का हो जाना। जैसे आपने सुना हो कई बार जो मंत्री है सरकारी विभागों में, कल को आपकी भी जब सरकारी जॉब लग जाएगी तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है जिसकी कोई भी प्रियोर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो औचक क्या होगा? ऑप्शन होगा बी सहसा या फिर अचानक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए। यहाँ पर भी हमसे पर्यायवाची शब्द पूछा। देखिए दोस्तों एक पेपर के अंदर अकेले 3 क्वेश्चन तो पर्यायवाची के आ गए। विडोजा, विडोजा दिया है। तो विडोजा के हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो है झस, कानन, सुरपति और नलिन। क्या है? विडोजा हमें शब्द दिया, ऑप्शन दिए झस, कानन, सुरपति और नलिन। तो दोस्तों विडोजा क्या होता है? विडोजा के जो पर्यायवाची होंगे वो होंगे वज्री, वासव, इंद्र, महेंद्र, मध्वा, सुरपति, अडिग, अचिल, ध्रुव या विचल। तो यहाँ पर क्या है? वो है ऑप्शन सी सुरपति। विडोजा क्या होता है? अगेन रिपीटिंग, विडोजा सुरपति भगवान इंद्र के लिए यूज किया जाता है। तो विडोजा के अदर भी आप देखिए, वज्री, वासन, इंद्र, महेंद्र, मध्वा, अडिग, अचल, ध्रुव और अविचल ये सारे के सारे विडोजा के ही पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विडोजा के जो पर्यायवाची हैं वो है ऑप्शन सी सुरपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलोम या विपरीतार्थक हमसे शब्द पूछा गया है और हमें दिया है गतिवान। ऑप्शन देखिए, गतिहीन, अगतिवान, सुगतिवान और गतिहीन। तो दोस्तों ऑप्शन ए और डी में सिर्फ और सिर्फ मात्रा का डिफरेंस आप देखिए। जो ऑप्शन ए है वो होगा आपका राइट आंसर, गतिवान अर्थात जो गति में होता है, गतिहीन अर्थात जो रुका हुआ होता है। तो गतिवान का विपरीतार्थक क्या होगा? गतिहीन होगा, जिसके अंदर बड़ी ई की मात्रा दी गई है। गतिहीन जो ऑप्शन डी है वो भी गलत है, अगतिवान भी नहीं होगा और सुगतिवान भी नहीं होगा। तो
जो विपरीतार्थक है गतिवान का, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गतिहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, मुहावरा दिया है, गागर में सागर भरना बहुत बार सुना होगा। ऑप्शन देखिए, अवसर का लाभ उठाना, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कह देना, संक्षिप्त बात को विस्तृत में कह देना, और संकट की स्थिति में होना। तो दोस्तों, बात छोटी कहकर बहुत कुछ कह जाना क्या होता है, गागर में सागर भरना। अर्थात आपने एक बात कही और वो आपने पूरा सब कुछ बता दिया कि आप क्या कहना चाहते थे। पूरी रामायण गाने की बजाय आपने सिर्फ उसका एक जो संक्षिप्त कहते हैं सार बता दिया, वही क्या होता है, गागर में सागर भरना। जैसे कि आपके पास HSSC में 90 क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप 70 अटेम्प्ट करके आना, लेकिन वो बिल्कुल सही करना। कहीं ऐसा ना हो कि 90 के 90 की और उसमें से ठीक 40 भी ना हो। जितने करो, 60 आए 70 आए, उन्हीं के अंदर अपना गागर में सागर भर देना। चाहे करना कम, लेकिन उनको बिल्कुल ठीक करके आना, जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाएंगे। 90 में से 90 आ तो रहे हैं आजकल। जो अभी रिसेंटली जो मैं एग्ज़ाम करवा रही हूँ, इनमें से बहुत सारे बच्चों के आए हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा हर वक्त नहीं होता है, और ऑफलाइन में तो 90 में से 90 लेना बहुत मुश्किल होता है। मेरिट कभी भी इतनी ऊपर नहीं जाती। 20-30 क्वेश्चन तो हर बच्चे के गलत होते हैं। तो आप हर जगह वो जो आपको आता है वही दूसरों को आता होता है। थोड़ा सा सोच समझ कर रिप्लाई करोगे, गागर में सागर भरोगे, तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपका मुहावरा ही दिया है, खुशामदी टट्टू। ऑप्शन देखिए, बीमार होना, नष्ट होना, मुंह देखी करना, और मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना। तो दोस्तों, ये हर घर में भी होता है, हर ऑफिस में कहीं ना कहीं तो आपको एक ना एक इंसान मिल ही जाता है जो थोड़े से, इसको दूसरे वर्ड्स में कहा जाए, तलवे चाटने वाले होते हैं, जिनका ध्यान काम की तरफ कम और एक दूसरे की जो खुशामदी करने में होता है। जैसे बहुत सारे ऑफिसों के अंदर आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो अफसर का काम कम करेंगे, लेकिन उनकी जो तारीफ है, खुशामदी है, वो पूरी की पूरी लगे रहते हैं, और आजकल उन्हीं की सबसे ज़्यादा तारीफ भी होती है। तो खुशामदी टट्टू होता है ऑप्शन सी, मुंह देखी करना। अर्थात दोस्तों, उसकी सिर्फ और सिर्फ खुशामद करते जाना, तारीफ करते जाना, चाहे वो गलत करें सही करें, उनको अंधेरे में तीर चलाने होते हैं। काम जो बंदा नहीं करता वो सिर्फ और सिर्फ खुशामद करता है। और HSSC दोस्तों खुशामद नहीं देखेगी, उसमें आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो खुशामदी टट्टू बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें एक वचन पूछा है, बहुवचन दिया गया है, और हमें शब्द दिया है गोएं। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी गांव, और ऑप्शन डी है गौ। तो दोस्तों, गोएं शब्द का जो एक वचन होगा वो होगा हमारा जो ऑप्शन डी है गो। जो इसके अंदर जो ये डबल वाली मात्रा होती है वो लगाया गया है। गोएं जो बहुवचन है उसका एक वचन है ऑप्शन डी गो। ये जो आपकी औरत वाली जो मात्रा होती है गौ, जो इसको आप बोलोगे गोएं, जिसका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। जो औरत वाली मात्रा होती है जिसके अंदर डबल लगती है वो है गौ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का बहुवचन रूप चुनिए। हमें एक वचन दिया है, बहुवचन बनाना है, और हमें शब्द दिया है गृहिणी। गृहिणी कौन होती है? देखिए ऑप्शन ए देखिए गृहिणी, ऑप्शन बी गृहिणीय, ऑप्शन सी गृहिणियाँ, और ऑप्शन डी गृहिणीय। तो दोस्तों थोड़ा सा जो आपके कॉमन वर्ड होते हैं उनको भी ध्यान रखा करो, बहुत बार लिखा होता है। गृहिणियों की मेहनत को बहुत बार इग्नोर किया जाता है। बहुत सारे घरों में जो कहा जाता है कि तुम करती ही क्या हो सारा दिन, गृहिणी होती है जो घर पर काम काज करने वाली औरत होती है। तो गृहिणी का जो बहुवचन होगा वो होगा ऑप्शन सी गृहिणियाँ। क्या होगा? गृहिणी एक वचन और बहुवचन होगा ऑप्शन सी गृहिणियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का बहुवचन रूप चुनिए। हमसे एक वचन दिया है, बहुवचन पूछा है, और हमें शब्द दिया है माता। ऑप्शन ए माता श्री, ऑप्शन बी माताएं, ऑप्शन सी है माताओं, और ऑप्शन डी है दोस्तों बी और सी, अर्थात दोनों या बी और सी दोनों भी हो सकते हैं।
तो क्या दिया है दोस्तों, देखना, हम माता का जो एक वचन दिया है उसका बहुवचन कहें, कई बार माताएं वर्ड भी यूज होता है और माताओं भी यूज होता है। बहुत सारी माताओं के लिए बहुत सारी माताएं भी बहुत बार यूज होता है, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हम माता का जो बहुवचन रूप है उसको माताएं भी कहते हैं और माताओं भी कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। बी और सी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का बहुवचन रूप चुनिए। देखिए दोस्तों, शब्द दिया हमें यू, ऑप्शन यू, युवा, युवजन और युवे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। युव का जो बहुवचन होगा वो होगा युवजन। क्या होगा युव का बहुवचन? ऑप्शन सी युवजन इसका राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर 10 क्वेश्चन आए हुए हैं हिंदी के, तो किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लेकर नहीं चलना। इन लगभग जो 2020 के अंदर जो पेपर हुए, मोस्ट ऑफ पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन हिंदी के दे दिए गए, 10 इंग्लिश के दे दिए गए। तो हर सब्जेक्ट को आप बराबर मानकर चलोगे तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। किसी ने इनका जो पहले से डिसाइड नहीं किया था कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आगे। देखिए है तो ये भी कलरक का ही एग्जाम और दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया रखा गया वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दोगे तभी। आप सोचते हो हिंदी बहुत आसान होती है, लेकिन अपने ग्राम सचिव पेपर की अगर हिंदी देखी हो तो बड़े बड़ों की टाई टाई फिस हो गई। तो वहाँ पर भी दोस्तों देखो पता नहीं चलता। वो तो शुक्र है भगवान का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इतना पहले ही बिक चुका था कि नॉर्मल बच्चे का सिलेक्शन होना तो वहाँ पर बहुत मुश्किल था। आगे हमारे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं इंग्लिश का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। सिनोनियम अर्थात समानार्थी आपसे पूछा है और आपको शब्द दिया है दोस्तों, वर्ड दिया है पोइगेंट। पोइगेंट की स्पेलिंग देखिए, POIGNANT, पोइजेंट, या फिर आपको इसको पॉइजेंट बोल सकते हो। तो दोस्तों ये क्या होता है? ये होता है, इसका मीनिंग मार्मिक अर्थात बहुत ही करुण भरी आवाज़ के लिए यूज किया जाता है, जो दिल को चीर देने वाली होती है, टचिंग होती है। एक तो होती है मार्मिक जो एक खुशीनुमा आवाज़ भी हो सकती है, लेकिन जो पॉइजेंट वर्ड है वहाँ पर होता है जो करुण भरी आवाज़ के लिए यूज किया जाता है, जो रुदन भरी आवाज़ मार्मिक होती है, टचिंग होती है, दिल को चीर देने वाली होती है। ऑप्शन देखिए, हमें यहाँ सिनोनियम बताना है। प्रेज्ड क्या होता है? PRAISED, प्रेज्ड अर्थात तारीफ करना, जिसका पॉइजेंट से कोई लिंक नहीं है। ऑप्शन बी जेंटल अर्थात शांत, शांत आदमी का भी उससे कोई लिंक नहीं है। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स हार्ट ब्रेकिंग अर्थात दिल को तोड़ देने वाली या दिल को चीर देने वाली या फिर बहुत टच कर देने वाली। जो पॉइजेंट का यहाँ पर जो सिनोनियम है वो बिल्कुल राइट है। और ऑप्शन डी है आपका चीयरफुल, जो खुशनुमा होता है। देखिए ना प्रेज्ड हो सकता है, ना जेंटल हो सकता है, ना चीयरफुल हो सकता है। हार्ट ब्रेकिंग अर्थात देखिए आप बहुत बार इंग्लिश के अंदर मोस्ट ऑफ ऐसा देखने को मिलता है। देखिए जिस बच्चे को पॉइजेंट का मीनिंग ना भी आता हो उसको ऑप्शन में से ये प्रेज्ड, जेंटल और चीयरफुल का मीनिंग जरूर पता होगा, क्योंकि ये लगभग सिनोनियम है। प्रेज्ड भी होता है तारीफ करना, जेंटल होता है शांत और चीयरफुल होता है खुशनुमा, और जो सबसे अलग है वो है ऑप्शन सी हार्ट ब्रेकिंग। तो दोस्तों ध्यान रखा करो, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो थोड़ा सा ऑप्शन के ऊपर भी कंसंट्रेट करके देख लिया करो, जो सबसे अलग है ऑप्शन वही राइट आंसर होता है। तो पॉइजेंट का जो सिनोनियम होगा वो होगा हार्ट ब्रेकिंग अर्थात दिल को तोड़ देने वाली मार्मिक आवाज, करुण रुदन या फिर करुणा भरी आवाज को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका, हमें सिनोनियम ही हमसे पूछा है और हमें वर्ड दिया है लुडिक्राउस, LUDICROUS। लुडिक्राउस का होता है ऊट पटांग या फिर आधारहीन या फिर बेतुकापन। लुडिक्राउस
मीनिंग आपको आना बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें आ जाती हैं। लुडिक्रस का जो मीनिंग होगा ऊट पटांग, बेसिर पैर, जिसका बेसिर पैर भी बोल सकते हैं, आधारहीन बोल सकते हैं, तर्कहीन बोल सकते हैं। लुडिक्रस के क्या क्या मीनिंग होंगे, जिसको आप कहोगे ऊट पटांग बातें करता है, तर्कहीन बातें करता है, आधारहीन बातें करता है, बेसिर पैर की जो बातें होती हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, वो होता है लुडिक्रस। अब ऑप्शन देखिए आपके, सेंसिबल समझदार, जिसका लुडिक्रस से कोई मीनिंग नहीं बनता है। प्रूडेंट क्या होता है, विवेकी होता है। प्रूडेंट है PRUDENT, प्रूडेंट का मीनिंग होता है विवेकी, अर्थात जो उसका बिल्कुल वो विवेकहीन था, और ये है विवेकी, ये तो उसका एंटोनियम बन गया। ऑप्शन सी होता है लॉजिकल अर्थात तार्किक, जो तर्क पर आधारित है, और वो तो तर्कहीन था। ऑप्शन डी देखिए वो है रिडिकुलस, अर्थात है हास्य शब्द या फिर तर्कहीन ही इसको बोल सकते हो। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए लुडिक्रस हमारा ऊट पटांग, बेसिर पैर, तर्कहीन जो उसके लिए था, सेंसिबल भी नहीं होगा, लॉजिकल भी नहीं होगा, और प्रूडेंट भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रिडिकुलस, अर्थात हास्य शब्द या फिर तर्कहीन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, लुडिक्रस का राइट आंसर जो सिनोनियम होगा वो होगा ऑप्शन डी, रिडिकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा एंटोनियम पूछा है, दो आपसे सिनोनियम पूछे गए, आगे आपसे दो एंटोनियम पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, आपको शब्द दिया है, वर्ड दिया है, वो है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या होता है, उसका मीनिंग होता है नटखटपन या चुलबुलापन। ऑर्डिनरी होता है जो इंसान शांत नहीं रह सकता, जो थोड़े से बच्चे भी आपने देखे हों या फिर बड़ा भी, कई इंसान होते हैं थोड़े चुलबुले स्वभाव के होते हैं, नटखट होते हैं, वो शांत नहीं रह सकते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए ग्रम्पी। ग्रम्पी होता है क्रोधी स्वभाव वाला, जो बहुत गुस्से वाला होता है, ग्रम्पी। गुस्से से आप इसको जी से ही ग्रम्पी और जी से ही गुस्सा जो आपका वर्ड बनता है उससे आप याद कर सकते हो। ऑप्शन बी है आपका ऑब्स्टिनेट, जो जिद्दी होता है, जो भी उसका राइट आंसर नहीं हो सकता, हमें तो एंटोनियम बताना है। ऑप्शन सी है इल नेचर्ड, जो बीमार स्वभाव का होता है, अर्थात कुछ लोग जो हमेशा ढीले ढाले से हमेशा कहते हैं नहीं ये मैं नहीं कर सकता, जो थोड़े नेगेटिव माइंडेड, या फिर आप उसको बीमार स्वभाव बोल सकते हो, जो किसी भी काम को करने से डरते रहते हैं, हमेशा पीछे की साइड कदम खींचते रहते हैं। और ऑप्शन डी होता है एमेबल, सुशील या फिर सौम्य स्वभाव। तो आपको जो नटखट होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऊटपटांग करता रहेगा, चुलबुलापन करता रहेगा, और जो सौम्य परेशान होता है, जो एमेबल है, सुशील होगा, सौम्य होगा, वो शांत स्वभाव का होता है। एमेबल आप शांत, सुशील या फिर सौम्य के लिए यूज कर सकते हो। और ऑनरी होता है जो कभी एक जगह टिकने वाला नहीं होता, कुछ ना कुछ ऊटपटांग करता रहेगा। और एमेबल होता है जो बहुत शांत स्वभाव का होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑर्डिनरी, नटखट, चुलबुला, या फिर जिसको आप थोड़ा सा क्या बोलोगे, चुलबुला ही बोल सकते हो, जो थोड़े से खटपट स्वभाव वाले होते हैं, एक जगह टिक नहीं सकते हैं, जो ऑर्डिनरी होते हैं। और जो एमिएबल होते हैं वो बहुत ही शांत होते हैं। तो ऑर्डिनरी का ना ग्रम्पी होगा, ना इल नेचर्ड होगा, ना ही ऑब्स्टिनेट होगा। तो इसका क्या होगा, एमिएबल, सुशील, शांति या फिर सौम्य स्वभाव। नेक्स्ट भी आपसे एंटोनियम ही पूछा है, और वर्ड आपको दिया है परसुएट। तो परसुएट करना क्या होता है दोस्तों, परसुएट करना होता है पीछा करना किसी भी चीज़ के। जैसे आप HSSC की फाइनल नौकरी का पीछा कर रहे हो, यू आर परसुएटिंग ए जॉब इन HSSC, यही बोला जाएगा ना कि आप फाइनली आपको ये है कि मुझे हाँ एक ना एक दिन HSSC की गवर्नमेंट जॉब है वो लेनी ही लेनी है। दैट्स वाई यू आर परसुएटिंग ए गवर्नमेंट जॉब इन HSSC, मतलब किसी भी टारगेट का आप पीछा कर रहे हो वो होता है परसुएट करना। तो ऑप्शन ए चेज भी होता है पीछा करना। ऑप्शन बी है रिट्रीट, अर्थात वो भी होता है, रिट्रीट होता है पीछे की तरफ हट जाना। ऑप्शन बी रिट्रीट, वो होता है अपने कदम पीछे खींच लेना। देखो परसुएट तो क्या था, हम आगे ही जा रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे, और रिट्रीट उसका बिल्कुल अपोजिट है, और हमें एंटोनियम ही बताना है। रिट्रीट होता है पीछे हटना या फिर अपने कदम पीछे की तरफ खींच लेना, कि हम ये हार मान लें कि नहीं हमसे नहीं हो सकता, और आपको रिट्रीट नहीं करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, आपको हर हाल में HSSC को परसुएट करना है।
ऑप्शन सी है क्वेस्ट। क्वेस्ट जो क्वेश्चन जिससे बना है वही क्वेस्ट होता है। वो होता है खोजी, अर्थात जहाँ खोज करना, अर्थात क्वेश्चन हम किस लिए पूछते हैं, अपने तर्कों को शांत करने के लिए पूछते हैं ना। क्वेश्चन जो क्वेस्ट वर्ड उसी से बना है क्वेश्चन, वो होता है खोज करना, अर्थात किसी चीज़ का पता लगाना। और ऑप्शन डी है परचेज करना, वो भी परसुएट से ही बना हुआ है। खरीद फरोख्त के लिए यूज होता है वैसे तो, लेकिन आप खरीद फरोख्त वहीं करोगे जहाँ पर आपका इंटरेस्ट होगा, अर्थात आप उस चीज़ के पीछे जा रहे हो। ये सारे के सारे सिनोनियम है। परसुएट के जो सिनोनियम होंगे वो होंगे चेज, क्वेस्ट और परचेज करना। और ऑप्शन बी जो रिट्रीट है वो होता है अपने कदम पीछे खींच लेना। तो परसुएट का एंटोनियम क्या होगा, वो होगा रिट्रीट, अर्थात पीछे हट जाना, अपने कदम पीछे खींच लेना। और परसुएट होता है किसी चीज का पीछा करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपको मीनिंग पूछा है आपसे। हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन दोस्तों एक ऐसा शब्द है जो आपके एग्जाम में आपको बहुत बार देखने को मिला होगा। ग्रेप वही ग्रेप्स वाला है। आपने अंगूर का गुच्छा तो जरूर देखा होगा, ऊपर से नीचे तक एक गुच्छे में पता नहीं कितने अंगूर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अंगूर का गुच्छा जरूर एक बार माइंड में लाकर देखो कि अंगूर का गुच्छा कैसे बना होता है। ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनकी कोई सीरीज नहीं होती, कोई किसी के साइड में है, कोई किसी के ऊपर है, कोई किसी के बराबर में है, कोई नीचे है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो एक सीक्वेंस में आए। तो ग्रेप वाइन होता है दोस्तों, ये एक कॉमन वर्ड है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन दो तरह से होती है, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकती है, या फिर इधर से वो ऐसे होती है जैसे हमारे हेड टीचर ने हमें बुलाया, जो आपके या फिर चेयरपर्सन होते हैं, एचओडी होते हैं, उन्होंने आपको बुलाया, उन्होंने सुप्रीडेंट को या मेडिकल ऑफिसर को उन्होंने जो किया, उसके बाद उन्होंने असिस्टेंट को किया, उसके बाद क्लरिकल तक आई, उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट तक बात आई, फिर पीएन्स तक बात गई। तो एक सीरीज बनी होती है कि कौन किस अथॉरिटी के अंदर है। जैसे आपके घर का आप एग्जाम्पल लो, जैसे सबसे पहले जो घर के बड़े हैं वो किसी को ऑर्डर देते हैं, उसके बाद जो आपसे छोटे होते हैं उन तक ऑर्डर पास होता रहता है। वही होता है एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, अर्थात जो एक रिटन में चलेगा, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगा। और इनफॉर्मल होता है जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। एक से इन्फॉर्मेशन 4 से 4 तक गई, 4 से 16 तक गई, 16 से 8 32 तक गई, पता नहीं कितने लोगों में वो इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। तो ग्रेप वाइन जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, उसी तरह से इन्फॉर्मेशन का फैल जाना भी वो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अब आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पर आपको दिया है टेस्टिमोनी, अर्थात गवाही के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी प्रूफ, अर्थात सबूत होता है। ऑप्शन बी रूमर, अफवाह या फिर उड़ी हुई खबर। और ऑप्शन डी होता है ऑडिशन, अर्थात कला परीक्षण, या फिर अपनी किसी कला का प्रदर्शन करते हो आप कहीं पर सिलेक्शन के लिए। ऑडिशन वर्ड तो बहुत बार सुना होगा ना, जैसे किसी के अंदर कुछ, जिसको कुछ काम आता है वो ऑडिशन दे रहे होते हैं। टेस्टिमोनी गवाही, प्रूफ सबूत, ये सारे के सारे दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर होंगे, जहाँ एक फॉर्मल सिलेक्शन होना होता है। लेकिन जहाँ पर रूमर होगा, अफवाह होगी, आपको भी पता है रोज रोज अफवाह फैलती रहती है। कभी कह देते हैं HSSC का एग्जाम इस दिन है, जब तक आपको फाइनल जो HSSC से फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं मिल जाता तब तक कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो अफवाह का तो कोई सिर पैर नहीं होता, वो किसी तक भी कितनी भी फैल सकती है। तो ग्रेप वाइन होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और उसको आप रूमर भी बोल सकते हो, या फिर अफवाह, या फिर उड़ती हुई खबरें जिसका पता नहीं खबर कहाँ से क्या शुरू हुई थी और एंड तक उसका मीनिंग ही चेंज हो चुका होता है, ये भी होती है। तो हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन वर्ड को ध्यान रखना, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जिसको आप ऑप्शन भी रूमर भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर, और आपको दिया है इन डायर स्ट्रेट्स। देखिए दोस्तों, लोकोक्ति है, ये एक मुहावरा कहिए, लोकोक्ति कहिए। इन डायर स्ट्रेट्स जो इंग्लिश के अंदर होता है उसको बोला जाता है क्या बोलते हैं उसको,
मतलब दिन कटने मुश्किल होना या फिर तंग हाली आना, अर्थात उसके पास पैसे ना होना, बहुत ज़्यादा जो होती है कंगाली आ जाना, या फिर इसका ऑफिशियल मीनिंग देखा जाए तो वो होगा सख्त जल मरुमध्य, अर्थात पानी जहाँ पर पहले सब कुछ होता था लेकिन अब वहाँ पर बहुत ज़मीन पथरीली हो गई। आपने देखा हो कहीं पर पानी चढ़ा हो और वहाँ पर अगर जब ज़मीन सूखती है तो वो बाद में धीरे धीरे एक टाइट बन जाती है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, और वही होता है। अब नॉर्मल वर्ड में इसको देखा जाए, इन डायर स्ट्रेट्स जो होता है वो होता है दिन कटने मुश्किल हो जाना, तंग हाली आ जाना, बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाना। ऑप्शन देखिए, गुड फॉर्चून। गुड फॉर्चून तो आप सभी को पता है दोस्तों क्या होता है, शुभ भविष्य, अर्थात बहुत ही अच्छा भविष्य, जो आपके आने वाले दिन हैं बहुत अच्छे होंगे, तो ये तो उसका उल्टा हो गया। ऑप्शन बी है प्रोविडेंस या कंजूस या फिर मितव्ययी होता है, तो दोस्तों क्या होगा, प्रोविडेंस क्या होगा, बहुत जो किसी चीज़ पर पैसा ही ना लगाए, वो हर चीज़ को बचत ही बचत करता रहे, वो मितव्ययी होता है। और ऑप्शन सी है इंडिजेंस, वो होता है कंगाली या फिर निर्धनता। ऑप्शन सी क्या है, इंडिजेंस, कंगाली या निर्धनता, और यही इसका राइट आंसर होगा। इन डायर स्ट्रेट्स अर्थात दिन कटने मुश्किल हो जाना, तंग हाली हो जाना, गरीबी आ जाना, और वही है आपका इंडिजेंस जो शब्द है INDIGENCE। इंडिजेंस भी क्या होता है, कंगाली या फिर निर्धनता। और ऑप्शन डी है एक्सट्रीमली हैप्पी, तो वो बहुत खुश वाली बात है। देखिए, गुड फॉर्चून, प्रोविडेंस या फिर एक्सट्रीमली हैप्पी। कंजूसी भी वही करेगा जिसके पास पैसा होगा। देखो गरीब आदमी तो कंजूसी करेगा ही कहाँ से, जिसके पास पैसा ही नहीं होगा। गुड फॉर्चून भी उन्हीं का होगा जो बहुत ज़्यादा पैसा जिनके पास होता है। यहाँ पर सारी पैसे की, गरीबी की ही बात की गई है, तो गरीब आदमी का तो कोई गुड फॉर्चून होता ही नहीं है। और एक्सट्रीमली हैप्पी भी वही रहते हैं। देखो खुशी भी पैसे से ही मिलती है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें, खुशी तो वैसे भी मिल सकती है, लेकिन आज जो हमारी एक सोसाइटी बन चुकी है, दुनिया बन चुकी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें सांस लेने के लिए भी, अभी जैसे कोरोना चल रहा था, कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की कीमत देखी जाए, एक एक सिलेंडर उस वक्त 80-80 हज़ार का बिका है, तो गरीब आदमी के लिए तो मरना ही था। जब आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा, जो आदमी महीने के मुश्किल से 5,000 कमाता है, वो 80,000 का सिलेंडर कहाँ से खरीद लेता। अमीरों का तो इलाज होगा, गरीबों के लिए वो भी बहुत मुश्किल समय था। तो सेम केस है, इन डायर स्ट्रेट्स अर्थात दिन कटने मुश्किल हो जाना, बहुत ज़्यादा तंगहाली आ जाना, गरीबी हो जाना, जिसका ना तो गुड फॉर्चून होगा, ना प्रोविडेंस होगा, और ना ही एक्सट्रीमली हैप्पी हो सकता है। इसका होगा ऑप्शन सी इंडिजेंस अर्थात कंगाली या फिर निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन ए है, ही गैदर्ड द कोरेज टू स्पीक अगेंस्ट हिज फादर। देखिए ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, तो बाकी के फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी है, ही गैदर्स। ऑप्शन बी क्या है आपका, ही गैदर्स किया गया है द कोरेज अगेंस्ट, कोरेज स्पीक अगेंस्ट हिज फादर, यहाँ पर एस लगाया गया गैदर के पीछे। ऑप्शन सी देखिए, ही गैदरिंग द कोरेज टू स्पीक अगेंस्ट हिज फादर। और ऑप्शन डी है, he will have gathered the courage to speak against his father। ना ही तो will have gathered होता है, ना gathers होता है, और ना ही gathering होता है। देखिए यहाँ का जो राइट ऑप्शन होगा, ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस है वो है आपका ऑप्शन ए, he gathered the courage to speak against his father। देखिए फादर के अगेंस्ट बोलने के लिए कभी भी आपको जो हिम्मत है वो नहीं बटोरनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया है वो करना चाहिए। पेरेंट्स की इज्जत करोगे तभी आपको अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यही ठीक है, ही गैदर्ड, उसने इकट्ठी की, द कोरेज टू स्पीक अगेंस्ट हिज फादर, उसने हिम्मत इकट्ठी की अपने पिता के खिलाफ बोलने के लिए, उसने हिम्मत इकट्ठी की। गैदर्ड इकट्ठा करना होता है, बटोरना होता है, टू द कोरेज टू स्पीक अगेंस्ट हिज फादर, अपने पिता के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन दोस्तों आप कभी भी अपने पेरेंट्स के खिलाफ बोलने की कोशिश मत करना। हो सकता है कई बार पेरेंट्स गलत भी हों, लेकिन वो वक्त के साथ आपको पता चलेगा कि वो कितने सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ही पूछा है। ऑप्शन ए दिया है, हिज एंट्री टू द ऑफिस वाज रिस्ट्रिक्ट।
नहीं जी, बिल्कुल गलत लग रहा है ये तो। ऑप्शन बी है, हिज एंट्री टू द ऑफिस वाज रिस्ट्रिक्टेड। बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस को देखा करो कि उसकी एंट्री ऑफिस से रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड आएगा। ऑप्शन सी, हिज एंट्री टू द ऑफिस वाज रिस्ट्रिक्टिंग, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है, हिज एंट्री टू द ऑफिस वाज रिस्ट्रिक्टेबल, ये भी सही नहीं है। एक जगह रिस्ट्रिक्ट दिया है, ऑप्शन सी में रिस्ट्रिक्टिंग दिया है और ऑप्शन डी में रिस्ट्रिक्टेबल दिया है, लेकिन राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हिज एंट्री टू द ऑफिस वाज रिस्ट्रिक्टेड। जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज होगी, हिज एंट्री टू द ऑफिस वाज रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पर भी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ही पूछा है। ऑप्शन ए देखिए, हीलियम गैस सुनी होगी, हीलियम के गुब्बारे होते हैं। हीलियम बहुत हल्की गैस होती है, जो आपने बड़े बड़े गुब्बारे कई बार आसमान में उड़ते हुए देखे, उनमें हीलियम गैस होती है। तो देखिए ऑप्शन ए है, हीलियम फील्ड द हीलियम फील्ड बैलून रोज इन द एयर। नहीं, इन द एयर नहीं होता है। ऑप्शन बी, द हीलियम फील्ड बैलून रोज इनटू द एयर, बिल्कुल सही है, हवा के अंदर तैर रहा होता है, इनटू द एयर होगा। ऑप्शन सी देखिए, द हीलियम फील्ड बैलून रोज अबो द एयर, हवा के ऊपर नहीं तैरता होता कभी भी। और ऑप्शन डी देखिए, द हीलियम फील्ड बैलून रोज ऑन टॉप द एयर। 1 मिनट फ्रेंड्स, एयर थोड़ा सा छुप गया, यस। हीलियम फील्ड बैलून रोज ऑन टॉप ऑफ द एयर, हवा के ऊपर भी नहीं हो सकता, हवा के अबो, ऑन द टॉप और इन द एयर, ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों हवा के अंदर तैर रहा होता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी है आपका, द हीलियम फील्ड बैलून रोज इनटू द एयर, तो जो हवा के अंदर तैर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, complete the sentence using correct option for each blank that best fits the meaning of the sentence as a whole। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उनमें से एक को सूट करना है। यहाँ पर सेंटेंस देखिए आपका, द खालिस्तान सेरेमनी ऑफ द एंशियंट ट्राइब्स कैन बी शॉकिंग एज इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन सेक्रीफाइस। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको इनका मीनिंग होना चाहिए। सेरेमनी होता है जो उनके त्यौहार कहिए या फिर कोई ओकेजन कहिए। एंशियंट ट्राइब्स होते हैं प्राचीन जनजाति। शॉकिंग होती है झटका देने वाली। एज इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन सेक्रीफाइस, जहाँ पर इंसानों का सेक्रीफाइस भी किया जाता है, अर्थात इंसानों की बलि भी चढ़ा दी जाती है। बहुत बार हमने ऐसी चीज़ें सुनी है। देखिए जो प्राचीन जनजाति की जो सेरेमनी है वो आपके लिए शॉकिंग हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर इंसानों का सेक्रीफाइस भी किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए, इमोलेशन, वहाँ होता है बलिदान देना। ऑप्शन बी होता है रिचुअलिस्टिक। देखिए दोस्तों, ये होता है कर्म कांड के लिए यूज होता है। रिचुअलिस्टिक जो वर्ड है वो कर्म कांड अर्थात वो धार्मिक अनुष्ठानों से रिलेटेड है। ऑप्शन सी है आपका अटोनमेंट अर्थात प्रायश्चित करना। और ऑप्शन डी है पेनेंस, वो होता है तपस्या करना। देखिए ना ही तो इमोलेशन होगा, बलिदान भी नहीं देते हैं वो। ऑप्शन सी अटोनमेंट, प्रायश्चित भी नहीं करते हैं। और ऑप्शन डी है जो पेनेंस है वो तपस्या भी नहीं करते हैं। तो वो एक धार्मिक रीति रिवाजों की वजह से वहाँ पर ह्यूमन सेक्रीफाइस भी किया जाता है। रिचुअलिस्टिक जो होता है कर्म कांड होते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर आएगा, द ritualistic ceremony of the ancient tribes can be shocking as it involves human sacrifice। अर्थात जो प्राचीन जनजाति की धार्मिक कर्मकांडों की सेरेमनी होती है वो आपके लिए शॉकिंग हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर इंसानों का सेक्रीफाइस भी किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कम से कम इंग्लिश के वीडियो के लिए तो जहाँ पर आप इंग्लिश के क्वेश्चन करते हो उसको तुरंत एक बार रिपीट करके चाहे डबल स्पीड से देख लो। अगर आप एक वीडियो को 2-3 बार फिर से सुन लोगे तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएंगे। एक बार सुन के छोड़ दिया तो आप भूल जाते हो। तो दोस्तों जितना अच्छे से करोगे फाइनल सिलेक्शन के उतना ही नज़दीक जाओगे। आज की वीडियो में हमारा इतना ही। इसके 20 से आगे के जो क्वेश्चन है इसके सेकेंड पोर्शन में करेंगे।
करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।